हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। कहानी का प्रकाशन 1915 में हुआ था, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र लहना सिंह नायक, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी होरा, बोधा सिंह सूबेदार का बेटा, अत्तर सिंह लड़की का मामा, महा सिंह सिपाही, वजीरा सिंह सिपाही, लपटन साहब। उसने कहा था कहानी बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाग की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर बचो खालसाजी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा करते हुए सफ़ेद फेटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे भारे बालों के जंगल में राह खेते हैं। क्या मलाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार खाती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्र प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। स्पष्ट में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू कार्ट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उनके बालों और इसके ढीले सुथरे से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था। तेरे घर कहाँ है? मंगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अत्तर सिंह की बैठक में मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुँह देखता रह गया। तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखती नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले
की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उधेड़ दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी बेशर्मी से टकराकर अनदेखी उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। दिन रात खंडकों में बैठ हड्डियां अकड़ गईं। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंडक हिल जाती और 100-100 गज धरती उछल पड़ती। इस गेवी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं कहीं खंडक से बाहर साफा या कुहिनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लदे हुए हैं या घास की पत्तियों में छुपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन हैं। 4 तो खंडक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजाओं मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो रंगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े रंगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पड़कने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था। 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले जामदार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते पड़ झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। ऊधमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंडक में चक्कर लगाने लगा। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। लड़ी होरों कोई भी यहीं बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम? चुप कर, यहाँ बालों को शर्म नहीं। देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ ना सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मोथे और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते।
मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खद्दर के किनारे मरूंगा। भाई सूरज सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आम के पेड़ की छाया होगी। मजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की लगाई है? मरे जर्मन और तुर्क। हाँ हाँ भाइयों, कुछ गाओ। हाँ कैसे? दिल्ली शहर दे पिसोर नू जादिए कर लेना लोगा ना बेवफार मणिए कर लेना नाड़का सौदा अड़िए आना चटाका कदहू ना कद्दू बनियाय मजेदार गोइए हूँ लागा चटाका कहूँ नी। दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना अरे भी न कर लेना आए। अब हमें कद्दू चखना है। ऐसे गोरे बाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है। अब हमें कद्दू चखना है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर वाली कुछ ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे, पर सारी खंडक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताज़े हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर, लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कपटी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मैम ने बुनकर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूं कहकर नहीं नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे तो खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, यहाँ मोड़ है, वहाँ 15 जवान खड़े कर रहा हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंडर छीनकर वहीं। जब तक तुम्हारा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कम्बल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझ कर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च लेफ्टिनेंट साहब लहना सिंह की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छुपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी से उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब ने पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के सिर्फ कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल काटने का मौका मिल गया।
सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के बेमजे यहाँ कहाँ याद है? पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करते हुए थे। हाँ हाँ, वही सब। जब आप खोते में सवार थे और अपना खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नीलगाय निकली और कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अवसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने यह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिलाई से लाता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा था। अब उसे संदेह नहीं था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया और बोला, टकराकर कौन? वजीरा सिंह? हाँ, क्यों लहना सिंह, क्या कयामत आ गई? जरा तो आँख लगने ही होती। होश में आओ, कयामत आई है। लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या लेफ्टिनेंट साहब या तो मर गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहन के आया कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुँह नहीं देखा। मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया। तो आप अब मारे गए। धोखा है सूबेदार, कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जानदार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उनका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख हैं। 10 लाख एक एक अकालिया सिखा 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बैल के बराबर 3 गोले निकाले। 3 को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुलथी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ कर एक दियसलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी को उठाकर लहना सिंह साहब की कुहनी पर तानकर दे मारा। धमाके के साथ हाथ से दियसलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आँख मीन गोटे ओ माय गॉड कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंडक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लेटाए। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब में के हवाले किया। साहब की मुँह चाटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है आज? मैंने बहुत बातें सीखी हैं। सीखा कि सिर्फ सिगरेट पीते हैं। सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल सकते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचाने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझी का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए हैं। तब एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने की तावीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं।
गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम की भी डर गया था। मैंने मुल्लाजी की दाढ़ी मूंद दी और गांव से बाहर निकलकर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना सिंह जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के दो पैरों में साहब की कमाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा घाव की दोनों तरफ पट्टियों कसकर बांधी। घाव मांस में भी था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। उतने में उत्तर जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिक्कों की बंदूकें बाढ़ से पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ के थे 8 और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, और धड़ाधड़ को बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन दो चक्की के पाटों में बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के रंगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकरी और अकाल सिक्कों दी पहुंचाई। वाहेगुरु जी फतेह, वाहेगुरु जी खालसा, सत श्री अकाल पुरुष और खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। सिक्कों ने 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है, और हवा ऐसी चल रही थी कि जैसे कि बाणभट्ट की भाषा में दंत बीड़ों उपादेशाचार कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था, मैंने मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार चली आईं, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में और गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे जाएगा। बोधा सिंह ज्वार में बर्रा रहा था, पर गाड़ी में लेटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे, यह देख ने कहा, मुझे बोधा की कसम है, तुम्हें बोधा की कसम है, सूबेदारनी की सौगंध, जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन के लिए भी 2 गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आज भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होरों को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था? अब गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना, वह कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है।
मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक-एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लैला सिंह 12 वर्ष का था। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ। पर कहीं से उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती। पर वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई? तब धत कहकर वह भाग जाती। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम का पोलो वाला सालू। सुनते ही लैला सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? बजर सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लैला सिंह नंबर 77 राइफल्स में जानदार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे में पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिडेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा भी लाम पर जाते हैं। लौटते समय हमारे घर होते आना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे जा बहुत चाहता था। लैला सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल आया। बोला, लैला सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लैला सिंह भीतर पहुँचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिडेंट के क्वार्टरों में भी कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरबार पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी? लैला सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई धत। कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बोटों वाला सालू अमृतसर में। बहावों की टकराहट से मोर्चा खुली, करवट बदली, पसली का घाव वह निकला। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा। स्वप्न चल रहा था। सूबेदारनी कह रही थी, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम करती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया, पर सरकार ने हमें तिलमियों की घघरियाँ पलटन क्यों न बना दी। जो मैं भी सूबेदारनी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए हैं, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन डोंगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था? तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए। अब घोड़े की लातों से चल गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना है मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओढ़नी में चली गई। लैला सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला दे, उसने कहा था। लैला सिंह सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लैला चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा सिंह कुछ समझकर कहा, हाँ भाई, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने जैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों ने यहाँ बैठकर आम खाया। खाना जितना बड़ा तेरा भतीजा उतना ही यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टपक टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने खबर पड़ा, फ्रांस में बेल्जियम 8वीं सूची मैदान में घाव से मरा। नंबर 76